बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं और उन टॉपिक्स से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं आज। तो सबसे पहला एमसीक्यू क्या है जनाब? फिल इन द गैप। तो फिर उसके बाद ब्लैंक है। इकोनॉमिक डिसीजंस आर मेड पार्टली बाय फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड एंड पार्टली बाय गवर्नमेंट डिसीजन। वो कौन सा मार्केट सिस्टम है जहां पर मार्केट भी डिसीजन लेती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और गवर्नमेंट भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती है? तो कौन सा सिस्टम है बेटा? मिक्स इकोनॉमी। यस, करेक्ट आंसर। मिक्स इकोनॉमी वो सिस्टम है जिसके अंदर गवर्नमेंट और मार्केट दोनों मिलकर डिसीजन मेकिंग करती है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेसिंग ऑल इकोनॉमीज इज, जो बुनियादी मसला तमाम इकोनॉमीज फेस कर रही हैं वो क्या है? स्कैर्स रिसोर्सेज, एलोकेटिंग स्कैर्स रिसोर्सेज। बेहतरीन, जबरदस्त, सबके नंबर पूरे चल रहे हैं, क्या बात है। अच्छा जी, ओके। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी, द लोएस्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी, the total cost of the commodity, the loss of next best alternative. Yes, the loss of next best alternative. क्या बात है भाई, अभी तक तो सब स्पीड में चल रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हाँ, अभी थोड़ा सिनेरियो वाला सवाल आ गया ना। अब ये सिनेरियो वाला सवाल क्या है? Which of the following best describes the opportunity cost of a program of immunization? इम्यूनाइजेशन समझते हैं? ये जो वैक्सीनेशन होती है ये इम्यूनाइजेशन होती है ना बेटा। इम्यून कहते हैं महफूज रहने को, इम्यून कहते हैं महफूज होने को। हाँ जी, इंक्रीज इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए, मुदाफियत, इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो वैक्सीनेशन इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए परफॉर्म की जाती है। तो वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? यहां आप देखना थोड़ा मसला, देखते हैं कितने लोग जवाब दे पाते हैं। The actuarial valuation of the lives of those who are protected against the disease. इम्यूनाइजेशन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उन लोगों की जिंदगी है जो इस बीमारी से हमने, मतलब यानी इम्यूनाइजेशन से हमने महफूज कर दी। द कॉस्ट ऑफ द वैक्सीन, इस वैक्सीन को बनाने की कॉस्ट या इसको डेवलप करने की कॉस्ट जो है। द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग द मेडिकल स्टाफ, वो कॉस्ट जो मेडिकल स्टाफ, जो सैलरीज मेडिकल स्टाफ को देनी पड़ेंगी, जो खर्चा करना पड़ेगा मेडिकल स्टाफ को बिठाने के लिए, उनको घर घर तक पहुंचाने के लिए। जैसे पोलियो की हमारे यहाँ क्या चलती है, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलते हैं, तो मेडिकल स्टाफ घर घर जाता है और घर घर पोलियो के कतरे पिलाता है। आपने भी पिए होंगे, ठीक है जी। उसके बाद डी पॉइंट क्या है? द वर्क द मेडिकल स्टाफ कैन नॉट अंडरटेक एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम, वो काम जो मेडिकल स्टाफ नहीं कर सका इस प्रोग्राम की वजह से। तो अब बताइए आपके आंसर्स क्या हैं? ओके जी, द करेक्ट आंसर इज डी, द वर्क द मेडिकल स्टाफ कैन नॉट अंडरटेक एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोग्राम। देखिए, मेडिकल स्टाफ आपका रिसोर्स है, लेबर है। अगर वो लेबर इस काम में लगा दिया गया है, इम्यूनाइजेशन में लगा दिया गया है, तो फिर वो कोई और काम नहीं कर पा रहा ना। तो लेबर अगर ये काम ना करता तो कुछ और करता, जो कुछ और करता वो क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है।
डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बातें पिक करें बराए मेहरबानी। मैंने कहा ना थोड़ा सा अब मुश्किल आ गया तो आप परेशान हो गए। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब इन दो को जरा पढ़ के देखें। जी जनाब। तो इन द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी डायग्राम below, what combination of x and y cannot be produced given current levels of resources? मौजूदा वसाइल की रोशनी में वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो प्रोड्यूस नहीं हो सकता? तो ए भी हो सकता है, वो ऑन द कर्व है, बी भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है, डी भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है ना, पॉसिबल है। इनएफिशिएंट होना अलग चीज है, पॉसिबल है। जो कुछ भी ऑन द कर्व और इनसाइड द कर्व है वो पॉसिबल है, और जो कुछ भी आउटसाइड द कर्व है वो क्या है? अनअटेनेबल, वो सरहद से बाहर है। बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये सरहद है रिसोर्सेज की। इस रिसोर्सेज की सरहद में जो कुछ भी है वो पॉसिबल है, जो कुछ भी इस रिसोर्सेज की सरहद से क्या है? बाहर है, वो पॉसिबल नहीं है। और तो पॉइंट सी इज द करेक्ट आंसर, पॉइंट सी, नॉट पॉइंट डी। पॉइंट डी इज इनसाइड द कर्व, पॉसिबल तो है ना पॉइंट डी। इनएफिशिएंट होना अलग बात है, हम प्रोड्यूस तो कर सकते हैं ना। अगर उसकी पॉकेट मनी 100 रुपए थी बच्चे की, तो वो 100 में से 80 रुपए खर्च कर सकता है, उसकी मर्जी है, पूरी पॉकेट मनी खर्च ना करे। तो डी पॉइंट जो है वो पूरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल शो नहीं कर रहा, वो रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन जो पॉइंट सी है वो क्या है? वो तो आउटसाइड द कर्व है। बेटा अमान, बड़ी सिंपल सी बात है, ए कॉम्बिनेशन इज ऑन द कर्व, बी कॉम्बिनेशन इज ऑन द कर्व, तो ये सारे क्या है? एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है। डी कॉम्बिनेशन जो है वो इनसाइड द कर्व है, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉसिबल तो है ना बनाना, कि हम डी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, लेकिन अगर हम डी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हम अपने तमाम रिसोर्सेज को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे, हमारे रिसोर्सेज बच जाएंगे। लेकिन ये बनाना मुमकिन तो है ना, पॉसिबल तो है ना। क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछ रहा है कि एक्स और वाई गुड्स का कौन सा कॉम्बिनेशन आप बना नहीं सकते मौजूदा वसाइल में, तो वही नहीं बना सकते ना जो वसाइल की हद से बाहर होगा। तो जो पीपीएफ है, जो लाइन है, उस लाइन से जो बाहर है वो हद से बाहर हुआ ना, वो रिसोर्सेज की लिमिट से बाहर हो गया, वो अनअटेनेबल हो गया। तो पॉइंट सी ही रिसोर्सेज की लिमिट से बाहर हुआ, बाकी सब कुछ रिसोर्सेज के अंदर है। क्लियर बेटा? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके नाउ, which one of the following would not shift a country's production possibility frontier outwards मतलब forward, away from the origin? ठीक है, इनमें से कौन सी वजह होगी, या इनमें से कौन सी चीज होगी जो कंट्री के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को आउटवर्ड शिफ्ट नहीं करेगी? देखो बेटा, आप अल्फाज पे गौर करो, अल्फाज पे गौर करो। नॉट लिखा हुआ है, नॉट। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में नॉट को भूल जाते हैं, जल्दी जल्दी में नॉट को भूल जाते हैं। तो इस नॉट को पढ़िए। ये नॉट मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया आपके सामने, इसको मत भूलिएगा। चले, मैं आपको इसको सोचने के लिए 2 मिनट दे रहा हूं, आप 2 मिनट में जरा इसका जवाब सोचिए क्या होना चाहिए।
जी जनाब, चारों में से कोई एक सही है। वाह वाह, जबरदस्त बेटा। शायद बी। ओके, हम एक एक करके एनालाइज करते हैं जरा इसको, ठीक है। अच्छा, जो आपको क्लियरली दिख रहा है, देखो सवाल ये है कि इनमें से कौन सी वजह पीपीएफ के शिफ्ट की वजह नहीं है। पूछने वाले ने बड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा है आपसे। यार सी तो वजह है ना यार, सी तो वजह है, सी तो वजह है। अगर वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उससे पीपीएफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। देखो आप पहले सीधा समझो क्वेश्चन को, नॉट लगा हुआ है भाई, नॉट लगा हुआ है। आप क्वेश्चन को पहले सीधा समझो। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पीपीएफ शिफ्ट होगा। ठीक है, यस और नो, इतना जवाब दें। तो एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका क्या है, चीजों को एक्सक्लूड करना शुरू कर दो, एक्सक्लूड। इसका मतलब क्या हुआ सर, ऑप्शन सी तो कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन तो कैंसिल, ठीक है ना, सी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अच्छा जी, टेक्निकल प्रोग्रेस रिड्यूसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से भी क्या होगा, पीपीएफ शिफ्ट हो जाएगा। बी भी कट गया, दो ऑप्शन तो कट गए, अब क्या बचा, अब तुक्का लग सकता है, अगर तुक्का लगाना चाहो तो। ठीक है, अब तुक्का लग सकता है, ए और डी में से चूज कर लो, अब कर लो कम से कम। ना बी है ना सी है, ए या डी, दो में से कोई एक है। हाँ जी। अच्छा, इंप्रूवमेंट इन लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या करेगा, लोगों की स्किल्स को इंप्रूव करेगा, एनहेंस करेगा। जब लोगों की स्किल्स इंप्रूव होंगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी मतलब काम करने की सलाहियत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उनका काम करने का पोटेंशियल बढ़ जाएगा। तो जो कुछ भी पोटेंशियल को बढ़ाता है वो पीपीएफ को शिफ्ट करेगा। पीपीएफ रिप्रेजेंट्स प्रोडक्शन पोटेंशियल। तो अगर लिटरेसी रेट इंप्रूव होगा तो प्रोडक्शन पोटेंशियल में क्या होना चाहिए, इजाफा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी नहीं है भाई, एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। तो इनमें से कौन सी वजह पीपीएफ के शिफ्ट होने की वजह नहीं है। तो तीन ऑप्शन कट गए, तो एक ही ऑप्शन बचता है अब हमारे पास, क्या है, तो बी, सी और डी। इन तीनों रीजंस की बिना पर पीपीएफ क्या था, अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था। टेक्निकल प्रोग्रेस की वजह से भी, वर्किंग पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी, और लिटरेसी रेट बढ़ने की वजह से भी। तो फिर ऑब्वियसली बचा आंसर क्या आपके पास, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब थोड़ा सा ये आपके लिए एक्सपोर्ट्स क्या है, तो वक्त के साथ साथ आपको चीजें समझ में आएंगी। एक्सपोर्ट्स जनरली तो आप जानते हैं एक्सपोर्ट्स क्या है, लेकिन इकोनॉमिक्स के नजदीक एक्सपोर्ट्स क्या है, इकोनॉमी के अंदर उसका क्या रोल है, सारी बातें। एक्सपोर्ट्स बढ़ने से इकोनॉमी को फायदा तो होता है, लेकिन एक्सपोर्ट तो चीजें बेचने का नाम है ना। अगर आपकी प्रोडक्ट पहले कम डिमांड की जा रही है, अब आपकी प्रोडक्ट को पहले से ज्यादा डिमांड किया जाएगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है आप देखें, आप उतना ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं। क्या आप अपने रिसोर्सेज से ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर वही बात कर दूंगा कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी वही 10 एप्पल्स है। तो जब आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10 एप्पल्स है तो आपकी एबिलिटी 10 एप्पल्स है, तो आप 10 एप्पल्स तक ही क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, उससे आगे तो नहीं कर सकते हो। लेकिन फर्ज करो अगर आप 7 एप्पल प्रोड्यूस कर रहे थे या 7 एप्पल एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब आपकी एक्सपोर्ट 7 एप्पल से बढ़कर क्या हो गई है, 10 एप्पल्स तक पहुंच चुकी है। तो आप कहाँ पहुंच गए हो, आप अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पे आ गए हो ना बेटा, आप अपने रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कर रहे हो। ये पीपीएफ का शिफ्ट थोड़ी है। आसान बात बोल दूं, देखो आसान कर लो बात को, मुश्किल नहीं बनाओ। पीपीएफ शिफ्ट जो होगा वो रिसोर्सेज के बढ़ने को शो करेगा। रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, पीपीएफ शिफ्ट होगा। एक्सपोर्ट का बढ़ना रिसोर्सेज के इंक्रीज को शो नहीं कर रहा। एक्सपोर्ट तो उन चीजों की होगी जो चीजें बनाकर आगे बेची जाएंगी, और उनको बनाने के रिसोर्सेज चाहिए। तो हो सकता है हम अपनी एबिलिटी से कम एक्सपोर्ट कर रहे हो, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ गई है तो हम उतना ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे जितना हमारे रिसोर्सेज की एबिलिटी हो। तो बजाते खुद एक्सपोर्ट जो है वो हमारे रिसोर्सेज को इंक्रीज नहीं करेगा। हम यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा।
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो पीपीएफ आउटवर्ड शिफ्ट होगा जब हमारे रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बुनियादी बात है और इसमें मिस्टेक आप गुंजाइश नहीं है आपके पास। देखो देखो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी अभी स्टिल हमसे जो है मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छा जी चलें जी, अब आपके लिए आसानियां, कुछ आसानियां 13-14 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 13 एंड 14 देखिए बेटा। ठीक है जी, तो 13 का ऑप्शन कौन सा हो गया? सी ऑप्शन हो गया। मैनेजमेंट इज नॉट रिगार्डेड एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बाकी ए बी और डी तीनों के तीनों क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, क्या कहता है आपसे? कंसीडर द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी curve for the follow for the country of Fantasia shown below. Fantasia economy is currently operating at D point. Combination D operate कर रहे हैं। So what is combination D? What is combination D? Combination D जरा देख लें अच्छी तरीके से। तो D combination क्या है? 4,000 units of butters and 13,000 units of guns। ऐसा ही है। जवाब दें बेटा। This is combination D. Now if Fantasia gave up the production of 4,000 guns, ठीक है, अगर फैंटेसिया जो है वो 4,000 गन सेक्रीफाई करे, हाउ मेनी एक्स्ट्रा 1,000 tons of butter could it expect to produce assuming it used all its resources efficiently? अभी तक तो inefficient है, लेकिन अगर वो 4,000 यूनिट सेक्रीफाई करता है गन्स के, तो अगर हम 13 में से 4 निकालें तो क्या होगा बेटा? अगर हम 13 में से 4 माइनस करें तो क्या होगा? 13 में से 4 माइनस करें क्या होगा? 9 आएगा ना, जबरदस्त। तो इसका मतलब क्या? 9 से लें परपेंडिकुलर, 9 से लें परपेंडिकुलर, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर लिया टुवर्ड्स तो ये 6 हाफ भी नहीं है बेटा, ये 6 और क्या कहते हैं 6 का 2/3 पोर्शन कवर हो रहा है और 6 का 1/3 पोर्शन कवर नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप जब 4,000 गन्स क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाई कर रहे हैं, तो आप जम कर रहे हैं बटर में 4,000 से, यानी 4 से 6.7 तक। ये जो चेंज है 4 से, वो 4 से 6 तो दिख रहा है, 6 से भी आगे ये 6.5 नहीं है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली 6.7 मान लें। तो अगर मैं 4 से 4,000 यूनिट्स ऑफ बटर से जम करता हूं 6,700 ऑफ यूनिट्स ऑफ बटर पर, तो बताइए जरा बटर में इजाफा कितने से हुआ? बटर में इजाफा कितने से हुआ? जवाब दीजिए भाई। अगर मैं अभी 4,000 बटर प्रोड्यूस कर रहा था और अब मैं 6,700 यूनिट ऑफ बटर, तो कितने से हुआ? 2,700 से। विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ख्याल है? ए आंसर है ना? क्या मुश्किल बात? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो देख लें बेटा, ये आपको मेहनत दरकार है,
अगर आपको अब आपने इसको ड्रॉ नहीं किया था ना घर पर बैठकर जब मैंने बनाया था, बिल्कुल, क्योंकि इंक्रीज 4000 सेक्रीफाइस करके वो बटर को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, तो वो बोल रहा है इजाफा कितने से हुआ, तो 4000 बटर 4000 गन्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेयर करके हम कितना बटर मजीद प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जवाब क्या है 2700। ऐसा ही, यस और नो? ये आपके सामने मैं फिर इंडिकेट करता हूँ, यहाँ पर 4000 की कमी आई है, 13 से 9 पर पहुंचना 4000 की कमी है, 4 से 6.7 तक पहुंचना जो है वो 2700 का इजाफा है। अब देख लें आप लोग, चंद सवाल डिस्कस किए अभी आपसे, तो फिर टेस्ट होना चाहिए ना आपका, क्या ख्याल है? तो देखें इसके भी एमसीक्यूज हैं हमारे पास, अच्छे खासे एमसीक्यूज रखे हैं मैं इसके इकोनॉमिक्स। जितना आप इन्वॉल्व होंगे उतना हमारी तरफ से भी ज्यादा आपके लिए मटेरियल अवेलेबल होगा। बेटा बताया था स्ट्रक्चर पेपर्स में एमसीक्यूज आते हैं, आप पहला लेक्चर भूल गए क्या? 15 मार्क्स के इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज आते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी सब समझाया था, मेरे ख्याल से पेपर स्ट्रक्चर भूल गए। मैं एमसीक्यूज बिल्कुल सेंड कर सकता हूँ। दूसरा आपका एक आई कैप का जो क्वेश्चन बैंक है वहां भी एमसीक्यूज मौजूद है। ठीक है, ओके ना, तो इतना डिस्कस करते हैं इसको फिल वक्त, बाकी बातें इंशाल्लाह करते रहेंगे कल की क्लास, अगली क्लास में। आईए में क्वेश्चन तो मैं भेज चुका हूँ आपको, आईए का जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ उसका तो मैं क्वेश्चन अपना हैंडबुक का आपका उतना हिस्सा भेज चुका हूँ मैं आपको ऑलरेडी, वो तो शेयर कर चुका ना मैं सबसे। इको मैं आपको लिखवा रहा हूँ तो आप नोट्स बनाते जाएं, बाकी ये कि चैप्टर वाइज मैं आपको नोट दे सकता हूँ। कुछ स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि हम किताबें यूज करना चाह रहे हैं, तो भाई आपको जो किताब अच्छी लगती है तो आप भले यूज करें, स्टडीटेक्स के अलावा। स्टडीटेक्स के अलावा जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बुक्स हैं, आप यूज कर सकते हैं, आप देखें इस हवाले से। ठीक है, फिर इसके ऊपर मैं डिस्कशन कभी करता हूँ। ओके ना बेटा, तो यहाँ तक मैं इसका स्टॉप करूंगा, इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे होती रहेंगी। तो देखें एमसीक्यूज करने का फायदा क्या होगा कि आपकी आपने जो पढ़ा है ना वो इनहेंस होगा, आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी। क्या ख्याल है, आइडिया हो रहा है कि पढ़ने में हम कहाँ गलत थे? ठीक है बेटा, तो ये चलता रहेगा हमारा सिलसिला इंशाल्लाह, हम इसको एनहेंस करते रहेंगे। सिनेरियो में तो बात बनती है ना, सिनेरियो ही तो क्वालिटी है। चलें जी, ओके, इसको स्टॉप करेंगे इंशाल्लाह, बाकी बातें आपसे होती रहेंगी।